बात चाहिए शांत हो जाओ। क्या हुआ? शांत हो जाओ। कहाँ लगा रहे? शांत हो जाओ और सुनो थोड़ा। कल लास्ट जो टॉपिक पढ़े थे डैम्प ऑक्सीडेशन, थोड़ा सा बात करेंगे उस पर, आगे चलेंगे। और क्वेश्चन एक शायद ये थे, उसी में 2 पार्ट था जो भी थे। ठीक है, सुनो। ऑक्सीडेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है, मगर उससे पहले हमने कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था डैम्प्ड ऑक्सीडेशन। और डैम्प्ड ऑक्सीडेशन में आपने एक इक्वेशन बनाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन लिखा था जिसमें 2 चीजें अननोन थी जो हमें निकालनी, मतलब जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया था। एक एम्पलीट्यूड थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा था जिसकी वैल्यू a इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस BT/2m आया था। और वहां पे एक ओमेगा डैश करके एक फ्रीक्वेंसी थी जिसकी वैल्यू आपको गिवन थी अंडर रूट में k/m माइनस B²/4m करके। ये 2 चीजें अननोन थी। पहले तो थोड़ा बहुत डैम्प्ड ऑक्सीडेशन जो तुम पढ़े थे, अगर नहीं समझ में आया तो लगातार दोनों ऑक्सीडेशन को लेके साथ में चल रहे हैं। अभी तक तुमने जितने ऑक्सीडेशन पढ़े हैं उन्हीं को एक साथ प्रोसीड कर रहे हैं। टॉपिक हमारा आज का जो है फोर्स ऑक्सीडेशन है, बट डैम्प थोड़ा सा रिकैप करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके तब उस पे चलेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनो। फ्री ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है। फ्री ऑक्सीडेशन जो है क्या है? जब भी तुम किसी भी बॉडी जो ऑक्सीलेट कर रही है, लाइक अ सिंपल पेंडुलम, ये ऑक्सीलेशन कर रहा है, इस पे कोई भी एयर रेजिस्टेंस, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट तुमने एक बार इसको ऑक्सीलेट करा दिया तो ये कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीलेशन कर रहा है। उस केस में ऐसा ऑक्सीलेशन फ्री ऑक्सीलेशन कहलाता है, जो कि तुमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है आइडियल केस लेके। इसमें आपने पढ़ा कि जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस kx के इक्वल होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है वो आता है a sin ओमेगा t, प्लस में फाई माइनस में फाई cos ओमेगा t, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग कहां से किया है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ये इतनी चीजें आपने फ्री ऑक्सीडेशन में पढ़ी। जब हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑक्सीडेशन की, जब वो डैम्पिंग होगा, डैम्प्ड ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा? डैम्प्ड ऑक्सीडेशन के केस में यही सेम फिगर अगर हम यहां पे बनाते हैं किसी सीलिंग से, अगर हम किसी बॉब को ऐसे हैंग करते हैं और अगर हम यहां पे ऑक्सीडेशन इसका स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने इसको उठा के यहां से यहां पे लाके छोड़ दिया तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। यहां से ये ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो गया। एक बार ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में और एक बार राइट हैंड साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। और उसके बाद से क्या होगा, क्योंकि ये फ्री ऑक्सीलेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं एयर के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं इस पूरे मीडियम में, जो कि इस बॉब को रोकेंगे। बॉब को रोकने का मतलब ये है कि ये बॉब जैसे अब यहां से यहां गया है और जब वापस आ रहा होगा तो इसमें रास्ते में बहुत सारे एयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एयर के मॉलिक्यूल्स इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाएंगे, इसके मोशन का अपोज करेंगे। जब मोशन का अपोज होगा तो ये यहां से यहां चला तो गया,
मगर अब आते वक्त और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो क्या ये अब उतनी दूरी तक जा पाएगा जहां तक पहले गया था? नहीं। अपने एक्सट्रीम पोजीशन जो पहले गया था इनिशियली पे, उस केस से अब ये थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। मतलब अब अगर हम इसको देखें तो ये बॉब अब कहीं यहां पे आके अपना एक्सट्रीम बना देगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड घट गया। टाइम के साथ इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। पहले इसका एम्पलीट्यूड अगर ये ए था तो अब ये ए नहीं रह गया, टाइम पे डिपेंड करने लगा। जैसे जैसे टाइम पास कर रहा था वैसे वैसे उसका एम्पलीट्यूड छोटा होता जा रहा है। फिर यहां से जब ये चल के यहां तक आएगा तो इधर भी इसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा। फिर इसके बाद से अब अगली बार जब जाएगा तो उस टाइम में फिर इसका एम्पलीट्यूड और छोटा हो जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड बार बार छोटा होते हुए दिखाई दे रहा है, घटता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं एक समय के बाद से ये ऑक्सीलेशन डाई हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। उस केस में हम कह रहे हैं कि ऑक्सीलेशन डैम्प्ड कर रहा है। डैम मतलब दबते हुए जा रहा है, कम होते हुए जा रहा है। वहां जो भी उसका एम्पलीट्यूड था वो एम्पलीट्यूड छोटा होते हुए जा रहा है और एक समय बाद से वो गायब हो जा रहा है, रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ऐसा ऑक्सीलेशन हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहलाता है। इसमें हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैंने उसको फिर से एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए मैंने कोई फोर्स लगा दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया। सपोज करो कि अगर तुम चाहते हो कि जितना एम्पलीट्यूड उसका है उतना ही एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूअस बना रहे, तो क्या तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं कह रहा हूं कि ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है, मगर मैं चाहता ये हूं कि अगली बार जब ये बॉब यहां से यहां गया है और फिर टाइम जैसे टी बीता तो फिर यहां से यहां चला, मतलब एम्पलीट्यूड छोटा हो गया। मैं चाहता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड के बराबर अगर बना रहे, तो क्या मुझे कांस्टेंट कोई फोर्स लगाना पड़ेगा? मुझे धक्का देना पड़ेगा, एक छोटा सा मैं पुश दूंगा, जिसकी वजह से क्या ये फिर उतने ही डिस्टेंस एम्पलीट्यूड को गेन करेगा और वापस आएगा। ये हमारा एक तीसरा ऑक्सीलेशन बनेगा जो कि मुझे आज पढ़ना है और उसका नाम है फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। कौन सा ऑक्सीलेशन है? इसी ऑक्सीलेशन के अंदर तुम्हें वो टॉपिक मिलेगा जो मैंने कल आपको हेडिंग डलवाया था, नाम है रेजोनेंस का। ठीक है, यही ऑक्सीलेशन इसी के अंदर मिलेगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। डेरिवेशन इसमें तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं उससे ज्यादा रिलेटेड, मगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। अब पहले डैम्प्ड ऑक्सीलेशन पे बात किए थे, तो छोटी सी बात करके क्वेश्चन जो दिए थे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन था -kx। मैंने इसको समझाने के लिए डैम्प्ड ऑक्सीलेशन को कल आपको मैंने एक स्प्रिंग लिया था, स्प्रिंग के इनिशियल पोजीशन से जो भी फिगर आपने बनाया था कल, एक स्प्रिंग लिया था और स्प्रिंग में एक छोटा सा मास m लिया था। मैंने बोला सपोज करिए कि ये इसका स्प्रिंग का स्ट्रेच होने के बाद से इनिशियल पोजीशन है जिसपे x की वैल्यू क्या है? 0 है। यहां से मैंने बोला कि अगर इसे मैं कोई पेन अटैच कर देता हूं या वेइंग मशीन अटैच करके मैं इसको किसी कंटेनर में रख देता हूं जिसमें कोई फ्लूइड या कोई भी वाटर लिक्विड कुछ भी भरा हुआ है, एक फ्लूइड इसमें मैंने डाल दिया। फिर मैंने देखा क्या कि जब मैं इसको अपने इनिशियल पोजीशन जो इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो ये ऊपर गया, तो उस केस में फोर्स एक नीचे लग रहा था। मतलब वो फोर्स जो लग रहा था वो स्प्रिंग का फोर्स था। और अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके ड्रॉ करते हैं, ये अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा अगर ऊपर चला गया, मतलब यहां से कितना ऊपर गया, तो मैंने बोला ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ये x डिस्टेंस मास ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो उस फोर्स की वैल्यू को कितना लिखेंगे? -kx स्प्रिंग फोर्स है। दूसरी चीज हमने बताई क्या कि अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं, अब यहां से अगर इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आएगा तभी तो ऑक्सीलेशन होगा ऐसे। अब जैसे ये नीचे आएगा तो ये पेन को थोड़ा ध्यान से देखो, ये पेन मासलेस है एक तरह से, इसका कोई मास काउंट नहीं कर रहे, मास बस यही है। ये जैसे नीचे आएगा
तो क्या ये फ्लूइड इसको आसानी से नीचे जाने देगा? नहीं। क्या एक फोर्स लगाएगा, विस्कस फोर्स लगाएगा, जो उसको रोकेगा, उसके मोशन का अपोज करेगा। उसकी वेलोसिटी नीचे है और विस्कस फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। तो यहां से हमें पता है कि विस्कस फोर्स जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के। ठीक है, ये हम विस्कस फोर्स लिख रहे हैं। अब ये विस्कस फोर्स आप कल भी से ही लिखे थे, इसको एफ बी ही लिखे होंगे, जो भी है। ठीक है, ये विस्कस फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आता है और वो कांस्टेंट टर्म b होता है, b भी, और साइन यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस। माइनस साइन इंडिकेट वही बात करेगा कि स्पैन की वेलोसिटी नीचे है और विस्कस फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। डायरेक्शन अपोजिट था वेलोसिटी का, इसलिए माइनस साइन के साथ है। जहां पे b जो था उस b को हमने क्या नाम दिया? डैम्प कांस्टेंट या डैम्पिंग कांस्टेंट के नाम से ये जाना जाएगा। डैम्पिंग कांस्टेंट मतलब हर एक ऑक्सीलेशन की अलग अलग डैम्पिंग होगी। जरूरी नहीं है कि एक ऑक्सीलेशन एक ही तरह से डैम्प करेगा। तुम खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे पेंडुलम टांग देता हूं और उसको वहां से छोड़ूं तो ये बार बार ऑक्सीलेट तो करेगा, मगर धीरे धीरे उसका ऑक्सीलेशन कम होगा। सपोज करो इसी रूम में पानी भर दिया और उसके बाद से मैंने उसी पेंडुलम को फिर वहां उस दीवार से छोड़ा, तो क्या उतना ही डैम्पिंग होगा जितना पहले हो रहा था? नहीं, डैम्प उसका अलग हो जाएगा। तो डैम्पिंग चेंज होने के लिए हमने जो कांस्टेंट यूज किया है वो डैम्पिंग कांस्टेंट है। वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका डैम्पिंग का नेचर क्या है, यही बताएगा। इसी को देख के हम डैम्पिंग का नेचर समझ सकते हैं। यहां से हम अगर बीच पे थोड़ा सा बात कर ही रहे हैं तो हम अगर कल आपको लास्ट में इसकी यूनिट की बात कराए थे तो यहां से आप इसकी यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं। बी की यूनिट कितनी होगी? एफ अपॉन में कितना हो जाएगा? बी। एफ को तुम एम इंटू ए लिखते हो अगर, तो क्या मैं इसकी यूनिट को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं? अपॉन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। ये ऊपर चला जाएगा तो केजी मीटर सेकेंड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, कितना हो जाएगा? केजी पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट होगी। ये एसआई यूनिट होती है। और अगर हम इसके सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट में कितना आ जाएगा? ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान देना। ये तो बात हो गई फोर्स की। अब इस पे लगने वाले नेट फोर्स को मैंने निकाला। जब नेट फोर्स मैंने निकाला तो उस एफ नेट की वैल्यू को देखा कि एफ नेट आया कितना। दोनों को जोड़ दिया, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, कितना मिला? माइनस के एक्स माइनस वी मिला। जब ये दोनों जुड़े तो यहाँ पे ये नेट फोर्स है। अब अगर ये नेट फोर्स मिल गया तो इसी इक्वेशन की यूज से हम इसका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन के हेल्प से तो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये आया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम अगर ये नेट फोर्स निकालनी है तो क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिख देंगे। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं, एम इंटू ए। समझ रहे हो इतनी बार? ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का के एक्स, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? बी डी एक्स अपॉन डी टी। अरे वेलोसिटी है, इज इक्वल टू कितना होगा? 0। ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया गया फर्दर तो हमारे पास एक सोल्यूशन आया, और वो फाइनली जो सोल्यूशन आया हमारा वो कितना मिला? अगर उस सोल्यूशन को देखें तो सोल्यूशन की वैल्यू कितनी मिली? x इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश टी प्लस में 5। ये बना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। जहां पे इस डैम्प ऑक्सीलेशन का ये था हमारा एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड को अगर कोई पूछे तो एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे? ए ई माइनस बी टी बाई
2m ये लिखा गया, ये इसका एम्पलीट्यूड था। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, बात करें कि ओमेगा डैश तो फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक बराबर नहीं, अभी ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। एम्पलीट्यूड तुम्हें खुद पता है, एम्पलीट्यूड टाइम के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है टाइम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी उसकी चेंज होगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो, कोई तुमको अगर रोक रहा है उधर जाने से, तो तुम पहली बार तो चले गए हो जल्दी में, मगर जब तुमको कोई रोक रहा है तो दूसरी बार क्या कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी उधर जाने की। एक एग्जांपल से ऐसे बता रहा हूं, जैसे मान लो वहां पे मैं बैठा हूं, मैं मना कर रहा हूं कि इधर मत आओ, तो तुम एक बार आए, दो बार आए, मैं दूसरी बार भी मना किया, तीसरी बार भी मना किया, तो क्या तुम अब कम आने लगोगे उस साइड? अगर तुमको डांट पड़ रही है, बस बात वही है, अगर तुम्हारे पास विस्कस फोर्स है तो वो पेंडुलम बार बार अगर आगे की तरफ चल रहा है तो आगे की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद से 2 राउंड मारा 1 सेकेंड में, जब उसको रास्ते में कोई रोक दिया तो क्या 1 सेकेंड में 2 राउंड मार पाएगा वो? नहीं। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी समय के हिसाब से बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, क्या हम उसको भी निकाल सकते हैं? ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश के लिए क्या फॉर्मूला बना था? √k/m माइनस, आप b/2m का होल स्क्वायर भी याद रख सकते हो, क्योंकि इस पे b/2m ही होता है। समझ रहे हो ना? तो b/2m का होल स्क्वायर या b²/4m² याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा डैश निकालने का। फिर मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी ½ होती है, तो टोटल एनर्जी यहीं पे लिख लेते हैं, टोटल एनर्जी होती है ½ तो क्या यहां से ए पता है तुम्हें? उठा के वैल्यू अगर इसमें रख दोगे तो कितना होगा? ½ और यहां पे देखो a² है तो इसका स्क्वायर करना है, मतलब a² e माइनस dt अपॉन में कितना हो जाएगा? m, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये इसकी टोटल एनर्जी होगी। ध्यान से देख लो, ½ होता है, बस a मतलब एम्पलीट्यूड, तो इस एम्पलीट्यूड का पूरे का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे नीचे का 2 कट गया और a का स्क्वायर हो गया a²। बस इतनी चीज बताई गई पूरे डैम्प्ड ऑक्सीडेशन में। क्लियर है इतनी बात? अब सुन लो, थोड़ा ध्यान से सुनो। क्वेश्चन जो हमने दिया था, क्वेश्चन एक बार ध्यान से जो भी दिया था पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस पे चलेंगे फोर्स्ड ऑक्सीडेशन पे। इसमें 3 फॉर्मूले आपको याद हैं, रखने हैं। कौन से? पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का, दूसरा एम्पलीट्यूड दिख ही रहा है, ओमेगा डैश बहुत रेयर केस में पूछा जाता है बट फिर भी फॉर्मूला याद रखना, एंड टोटल एनर्जी। क्वेश्चन जो दिया हूं उसमें 2 चीज निकालना है, जो भी 3 है। चलो, एक तो स्टार्टिंग का तो केस आसान है, उसके बाद से आपको क्या बोला गया है? एम्पलीट्यूड जब आधा हो जा रहा है तो टाइम पीरियड क्या रहा होगा, और दूसरा बोला एनर्जी जब आधी हो जा रही है तो उस केस में टाइम पीरियड क्या रहा होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। देखो मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन जो हमने दिया था कल, उसमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, बोलो, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है? 200, बात नहीं। बी की वैल्यू कितनी है? 40 ग्राम पर सेकेंड। के की वैल्यू कितनी है? 90 न्यूटन पर मीटर। इतनी चीजें की थी, 3 चीजें बस दी है। बोला है कि अगर ये डैम्प्ड ऑक्सीडेशन कर रहा है तो पहले तो तुम्हें पूछा है कि इसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा, सिंपल टाइम पीरियड पूछा है। तो टाइम पीरियड तुम्हें स्टार्टिंग का बताना है, इनिशियल बताना है। तो इनिशियल में तो पूरा ऑक्सीडेशन करेगा ना, एक ऑक्सीडेशन करने में लगा समय, तो एक ऑक्सीडेशन में अगर सिंपल पेंडुलम है तो क्या 2 पाई, कोई भी अगर ऑक्सीडेशन ऑब्जेक्ट कर रहा है तो क्या m/k यही लिखते हैं? क्या लिखते हैं? क्या यहां से t = बात नहीं, 2 पाई, m की वैल्यू कितनी है?
200 ग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या 0.2 हो जाएगा, केजी में रखेंगे बिकॉज के की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में गिवन है। तो क्या 0.2 अपॉन कितना रखना पड़ेगा, 90। क्या इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड पता चल जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। पहले क्वेश्चन के आंसर में बस सिंपल पीरियोडिक टाइम चाहिए था, और पीरियोडिक टाइम डैम्प्ड ऑक्सीडेशन से वो बात ही नहीं किया, उसने बोला पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब होता है कि एक टाइम, मतलब एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में लगाया जितना उसने समय। तो सिंपल सी बात है, T = 2π√m/k होता है, उठा के रख दिया। अब कहानी डैम्प की स्टार्ट हुई, उसका एम्पलीट्यूड घटेगा ना, ग्राफ से समझो। जब डैम्प्ड ऑक्सीडेशन होगा तो पहली बार तो ये इतना चला लेफ्ट में, इतना राइट में, ए टाइम चेंज हुआ। अब टाइम चेंज हुआ तो क्या इतना ही चलेगा फिर अगली बार? नहीं, क्या उसका एम्पलीट्यूड अब घट जाएगा? घटते घटते एक समय क्या, एक समय ऐसा आया होगा, ये टी है, एक समय ऐसा आया होगा कि उसका एम्पलीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, a/2 के। एक समय आया होगा ना, वो टाइम क्या रहा होगा जिसपे उसका एम्पलीट्यूड घट के हाफ हो गया होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे पहली बार वो चला यहां से, जब टाइम 0 था तो तुमने उसको ले जाके यहां छोड़ा है, तो ये 4 मीटर गया है इधर, 4 मीटर इधर गया है। फिर उसके बाद से हवा उसको अगर रोक रहा है तो ये कई बार 2 पे थोड़े आ जाएगा, 3 पे आएगा, फिर कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। तो 4 था, तो 4 से 2 पे आने में क्या कुछ समय लगा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगा है, वही टाइम पूछा है हमसे। तो दूसरे क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड क्या होता है डैम्प के केस में, a e⁻ ध्यान से देखो, ये जो एम्पलीट्यूड है इसको कितना होना है, a/2। क्या a से a कट जाएगा, कितना बचेगा इधर, e अगर आता है कहीं भी एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाने के लिए लॉग लेना पड़ता है। दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो इधर हो जाएगा लॉग 1/2, और इधर लॉग लोगे तो एक्सपोनेंट पूरा हट जाएगा। क्या बन जाएगा, -bt/2m। सिंपल हो गया, कुछ सॉल्व नहीं करना है। क्या यही टाइम निकालना है t? क्या b दिया है, m दिया है, log 1/2 एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है। क्वेश्चन जो दिया होगा उसमें log इसकी वैल्यू गिवन होगी। log 1/2 की वैल्यू होती है 0.693। ये वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2। m कितना है, 200 ही रखते हैं, क्योंकि b की वैल्यू भी उसी में दी है। अरे b की वैल्यू किसमें दी है, ग्राम पर सेकेंड। तो b नीचे आ जाएगा, कितना आएगा, 40। क्या d की वैल्यू मिल जाएगी? समझ रहे हो क्या किया गया? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, एम्पलीट्यूड को हाफ होना है, तो एम्पलीट्यूड होता कितना है, ae-bt/2m। तो ये हाफ हुआ, a से कट गया, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया मैंने। जब लॉग लिया तो ये 1/2 log 1/2 हो गया, यहां से एक्सपोनेंट हट गया, तो यहां कितना बच गया, -bt/2m। अब माइनस साइन हटाने के पीछे रीजन ये था क्योंकि डैम्पिंग कांस्टेंट ही माइनस में होता है, तो ये जो वैल्यू गिवन होगी इसको भी माइनस में लेके चल रहे हैं, तो माइनस रखेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। या तो तुम ऐसे समझो टाइम निकालना है, टाइम तो कभी माइनस में हो नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने माइनस साइन को हटा दिया। log 1/2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 0.693, इंटू में 2, इंटू में m को हमने उसी में रखा बिकॉज b भी हमने सीजीएस में देखा था, तो मास को भी सीजीएस में रखा, 200 नीचे 40, टाइम मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, तीसरा इसी का क्या क्वेश्चन था, थर्ड पार्ट बताओ, किसको हाफ होना है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब उसकी जो टोटल एनर्जी थी उसको क्या होना पड़ेगा, हाफ। टोटल एनर्जी होती कितनी है, अभी ऊपर लिखा था, हाफ
के ए स्क्वायर ई माइनस, ठीक है। सुनो, एनर्जी याद रखने के लिए तुम्हें पहले यही बोला था, फॉर्मूला याद रखो, हाफ के ए स्क्वायर ई माइनस बी टी बाई एम, यही होती है। अच्छा एक चीज बताओ, एनर्जी को आधा होना है, एनर्जी को क्या होना है, हाफ होना है। तो पहले जो एनर्जी रही होगी उसमें भी ए आया होगा कि नहीं, और जो बाद में एनर्जी आई उसमें भी ए आया होगा। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, जो एनर्जी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, आधी हो जा रही है, उसको हम बोल सकते हैं इनिशियल एनर्जी इनटू में, यही है ना इनिशियल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर होती है और उसमें किस टर्म का फैक्टर लगा हुआ है, ई माइनस बी टी बाई एम का, यही फैक्टर लगा हुआ है। अगर हम देखो, ये समझो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले उसकी एनर्जी कुछ रही होगी, उस एनर्जी को क्या मैं ई नॉट मान सकता हूं, और ई नॉट कितना रहा होगा, हाफ के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू फिर रखे होगे तो ए स्क्वायर इंटू में ई माइनस बी टी बाई टू है, इस केस में टी नॉट रहा होगा इनिशियल वाला। फिर समय जब बीता होगा तो क्या उसकी एनर्जी चेंज हुई होगी टाइम के साथ। अब टाइम कितना करना है हमें नहीं पता, मगर उस एनर्जी को हाफ होना है, तो मैंने ई और आगे इसके लिख दिया हूं टी बाई टू, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मत सोचना, ये टी बाई टू मतलब वो नई एनर्जी है, या इसको तुम ई डैश लिख सकते हो, नई एनर्जी है ई डैश। ई डैश इज इक्वल टू पुरानी वाली एनर्जी और उसके साथ कौन सा फैक्टर बस आ जाएगा, ई माइनस बी टी बाई एम। अब यहां ध्यान से सुनो, इसी ई नॉट को अगर इधर भेज देता हूं तो ये नई एनर्जी अपॉन ये पुरानी एनर्जी, तो जब ये सॉल्व होगा इन्हीं का फैक्टर, पुरानी वाली एनर्जी जो है उसका, जो भी एनर्जी स्टार्टिंग में थी वो ज्यादा थी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो रही है, तो कितनी हो जानी है, आधी। तो इनका फ्रैक्शनल कितना आ रहा है, 1/2, तो इसकी जगह 1/2 रख देंगे। बस अब जैसे तुम 1/2 रखोगे तो आंसर अब तुम्हें साफ दिखाई देगा, 1/2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन कितना हो जाएगा, 2m, सॉरी m, 2 नहीं है यहाँ पे, क्या है ओनली m है। अब बताओ क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, अरे ई हटाना है, क्या बोथ साइड लॉग लेंगे, तो ये इधर कितना हो जाएगा log 1/2, और इधर एक्सपोनेंट हट जाएगा, bt बाई कितना हो जाएगा m, क्या log 1/2 की वैल्यू 0.693, m की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू पता है t, यही सेम आंसर है, बस इसमें से क्या हट गया 2, अरे यहाँ पे 2m आया था और वहां पे क्या आ रहा है m, तो 2 हटा दो यहाँ से, जो आंसर आएगा उसमें से 2 से तो डिवाइड कर दो, यही जो आंसर आया उसमें किससे डिवाइड कर दो, 2 से। जैसे अगर आंसर 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। समझ रहे इतनी बात, नोट कर लो फटाक से, चलते हैं आगे। बात नहीं है, नोट करो फटाक से। बहुत हंसी आ रही है।
हो गया? क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, एक बार मैच कर लेना अगर जाके घर पे सॉल्व करना। इसका आंसर आ रहा है 0.3, इसका आंसर आ रहा है 6.93 और इसका आ रहा है 3.4 समथिंग। सेकेंड में ही होगा, सब टाइम ही निकालना है। 2 पाई है, पाई की वैल्यू रख देना 3.14, 2 से मल्टीप्लाई करके, बाकी इसको रूट से निकालना है। तो जैसे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लो या जैसे भी निकालना है। हो गया? हटाए? चलिए सुनिए, फोर्स ऑक्सीलेशन, रेजोनेंस का केस यहां। अभी एक चीज देखो, थोड़ा फॉर्मूला यहां पे जो बना है, एम्पलीट्यूड अगर हाफ हो रहा है तो उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा? एम्पलीट्यूड कुछ भी हो रहा है, अभी तो मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था, हाफ। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना है। मान लो मैं बोल दूं कि एम्पलीट्यूड, इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/3 हो जा रहा है, तो 1/3 हो जा रहा है तो तुम फॉर्मूला क्या बनाओगे? टाइम पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल टू, अब ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसे लिखोगे, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, AE माइनस BT अपॉन में 2m। इसको क्या होना है, A/3, A से ही कट जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 3, E माइनस में BT अपॉन में कितना 2m, दोनों तरफ क्या लोगे, लॉग, तो लॉग 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू E माइनस E हट गया, लॉग ले लिया ना इधर, माइनस BT अपॉन में ये बचेगा। अब तो क्या यहां से t निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, देन t इज इक्वल टू निकालना है तो log 1/3 इंटू में 2 इंटू में m अपॉन में b। क्या फॉर्मूला तुम्हें दिखेगा? 1/3 बोला हूं तो log 1/3, 1/4 बोला हूं तो log 1/4। इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, समझ रहे हो? तो क्या यहाँ पे log 1/n लिख सकते हैं? किसके लिए निकाल रहे हो? n के लिए। अगर हाफ हो रहा है, फुल हो रहा है, जैसे भी होगा ये, तो n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट तुम शायद 1/n लिखने से अच्छा है क्या लिख लो, log n। मान लो मैं बोलूं n की वैल्यू 1/3 है, तो टाइम पीरियड किसके लिए निकाल रहे हो, 1/3 होने के लिए, तो क्या यहाँ पे 1/3 रख दोगे? अगर मैं बोलूं हाफ होने के लिए निकाल रहे हो तो क्या यहाँ पे 1/2 रख दोगे? तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, समझ गए इतनी बात? तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, log n। समझ गए ना इतना? यहाँ पे भी क्या रख लो, n। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट मिलेगा आंसर। अब उतना सॉल्व ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस n जो पूछ रहा है वहां पे उठा के वैल्यू रखो। इसी तरह अगर हम एनर्जी की भी बात करें तो क्या एनर्जी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं? बस उसमें से क्या हटा देंगे, 2। उसमें से क्या हटा देंगे, 2। तो एनर्जी के लिए अगर टाइम पीरियड निकाल रहे हो तो Tn इज इक्वल टू log n इंटू में m अपॉन में b, एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? एनर्जी का फॉर्मूला है ये, और ये किसके लिए है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। n की वैल्यू जितनी होगी, आधी होगी तो यहाँ 1/2, अगर आधी होगी तो 1/2। ठीक है, यही रख के अभी हमने सॉल्व किया है। अगला हेडिंग इसको नोट कर लो कहीं साइड में, हम आगे चलते हैं फोर्स ऑक्सीलेशन पे। फोर्स ऑक्सीलेशन नया टॉपिक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए। बस एक फॉर्मूला लिख के कहीं ब्रैकेट में बंद कर दीजिए साइड में। फोर्स ऑक्सीलेशन, हो गया?
सुने इधर, फोर्स ऑक्सीलेशन में नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे डैम्पिंग होगी, जहां पे ऑक्सीलेशन मरता हुआ दिखाई देगा, हम उसको क्या दे देंगे? एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर देंगे। समझ रहे हो? जहां डैम्पिंग हो रही होगी, यही ऑक्सीलेशन डाई हो रहा था, जो एक्सीलेशन डाई कर रहा था, अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर दें तो क्या उसका एम्पलीट्यूड फिर से गेन कर लेगा वो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे झूला झूल रहे हो, स्विंग पे बैठे हो और कोई पीछे से झुला रहा है। अगर तुम केवल खुद बैठ के अगर झूल रहे हो, पैर तुम्हारा जमीन से ऊपर है, तो तुम खुद सोचो कुछ समय बाद से क्या तुम्हारा झूला धीरे 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 रुक जाएगा। और अगर पीछे से कोई धक्का दे दे या तुम अपने पैर से ही एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ा सा और दूर जाओ, तो क्या तुम्हारा एम्पलीट्यूड फिर से वहीं गेन हो जाएगा? या हो सकता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड से बढ़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तुम खुद सोचो, जैसे मान लो तुम एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से स्विंग कर रहे हो, झूला झूल रहे हो, ठीक? तुमको मैं कुछ समय बाद देखा कि डैम्प होते होते रुक गया, फिर तुम एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी लगा के स्विंग करने लगे। तुम्हारा एम्पलीट्यूड है 5 मीटर का, 5 मीटर तक गए हो, मैं आया पीछे से एक्सटर्नल फोर्स दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि तुम 5 मीटर तक गए, फिर मैंने पुश किया, तुम फिर 5 मीटर तक गए। मगर एक ऐसा केस भी आ सकता है कि मैं तुमको थोड़ा सा पुश करूं तो तुम्हारा कुछ समय बाद, एक ही बार नहीं, कुछ समय बाद अब 5 मीटर से थोड़ा सा और आगे जाओ, फिर अगली बार पुश करूं तो 5 मीटर से थोड़ा और ऊपर जाओ। समझ रहे इतनी बार? तो इस केस में तुम्हारे पास 2 फ्रीक्वेंसी आ गई। एक तो तुम्हारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी जिससे तुम ऑक्सीलेट कर रहे थे, और एक मैंने खुद से दी है जो ड्राइव करा रही है तुमको, ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो? ओमेगा अब एक नहीं आएगा, ओमेगा बदल के ओमेगा डी में चला जाएगा, एक ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, एक एक्सटर्नल फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और जो मैं फोर्स लगा रहा हूंगा वो फोर्स पीरियोडिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ऑक्सीलेशन हुआ है तो मैंने फोर्स लगा दिया, अगली बार मैं हट गया हूं, फिर दूसरी बार झूल के आया तब मैं फोर्स लगा दिया। नहीं, मेरा फोर्स कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक। हर एक ऑक्सीलेशन में कांस्टेंट रेट से वही फोर्स लगना चाहिए, तभी वो फोर्स ऑक्सीलेशन कहलाएगा। समझ रहे हो? तो फोर्स ऑक्सीलेशन के टर्म में क्या है, जैसे देखो एक पेंडुलम, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है, थोड़ा ध्यान से समझो, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक? अभी फिलहाल में ये यहीं तक जा रहा था, फिर धीरे धीरे रुक जाएगा। मैं देखा क्या कि भाई इसको अगर इतने ही ऑक्सीलेशन पे बना के रखना है तो पीछे से क्या दे दूं मैं? क्या एक इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं? अगर मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो क्या ये उतने ही ऑक्सीलेशन तक या तो ऑक्सीलेट करेगा, या कुछ समय के बाद से क्या इसका टाइम जैसे चेंज होता जाएगा, क्या उसका एम्पलीट्यूड और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। ऐसा ऑक्सीलेशन क्या कहलाएगा? फोर्स। और जो लगने वाला फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। हर एक ऑक्सीलेशन में सेम कांस्टेंट रेट से फोर्स लगना चाहिए। पीरियोडिक का मतलब यही है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, एक टाइम के बाद से उनका इंटरवल फिक्स होता है ना, कि साइन 0 पे 0 है तो साइन 360 पे भी कितना होगा? 0 होगा। तो एक पीरियड, एक इंटरवल घूमने के बाद से वो वैल्यू रिपीट करे अपने आप को, तो पीरियोडिक फोर्स लगाना है। समझ गए हो? अब इसको पढ़ने के लिए देखो दिमाग में बहुत सारी चीजें तुम्हारे आएंगी कि मतलब हम इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत है, पूरा इंजीनियरिंग का टॉपिक है रेजोनेंस का और फोर्स ऑक्सीलेशन का, मगर तुम बस एक बार समझो, डेली लाइफ में समझो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो तुम कभी बस में बैठ के जा रहे हो, अभी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पे नहीं जा रहे, बस में बैठ के जा रहे हो और कहीं ट्रैफिक आ गया और बस वाला एकदम आराम से गाड़ी रोक दिया, बंद नहीं किया गाड़ी रोक दिया, अपना बस रोक दिया और एक्सीलेटर से पैर हटा दिया। क्या होगा?
तुम्हें एक अलग अलग साउंड सुनाई देगा। बस में जितने नट पुर्जे ढीले होंगे वो सब वाइब्रेट करेंगे जब वो एक्सीलेटर से पैर हटाया होगा। और जैसे वो एक्सीलेटर पे पैर फिर रखा, सिग्नल ग्रीन हुआ, एक्सीलेटर पे पैर रखा, बस चलने लगी। अब बस चली तो क्या हुआ, आवाज धीरे धीरे कम हो गया। जो नट हिल रहे थे, डुल रहे थे, उनका हिलना डुलना बंद हो गया। ऐसा रीजन क्या है, समझ रहे हो? ये चीज जो पढ़ रहे हैं ना कहीं इसी चीज से रिलेट है। जैसे तुम खुद ऐसे सोच के देखो, माइक्रोवेव सबने देखा होगा, देखा है माइक्रोवेव? अगर वो माइक्रोवेव आपने देखा होगा, खाना बनाने वाला जो फूड वाला, नहीं भी देखा है तो आपको इतना तो पता होगा कि माइक्रोवेव में खाना बनाया जाता है, कोई भी चीज हम बेक कर सकते हैं, ठीक है। अब माइक्रोवेव में जब हम बर्तन डाल के उसमें जैसे मान लो तुमको चिकन को फ्राई करना है, तो चिकन को डायरेक्ट माइक्रोवेव में नहीं रख देते, उसके लिए एक अलग से बर्तन आता है, उस पॉट में हम चिकन को रखते हैं और जो भी आपको उस पे लगाना है गार्निश करके आप उसके अंदर डाल देते हैं। माइक्रोवेव बंद करते हैं, एक टेम्परेचर सेट करते हैं, टाइम के बाद से उतना देर बाद से आप अपने हाथ से निकालेंगे, बिना जले हुए आसानी से आप उस बर्तन को पकड़ेंगे, उठा के रख देंगे, एकदम बर्तन ठंडा और चिकन एकदम गर्म। रीजन क्या है? बर्तन ऐसा बना दिया गया है कि बर्तन गर्मी नहीं हो रहा है, नहीं। वही बात है, देखो बस रुकी थी तो केवल वही नट हिल रहे थे जो ढीले थे या जो एक पर्टिकुलर चीजों पे सेट थे वही बज रहे थे। तो बर्तन भी ऐसा बनाया गया है कि उतनी फ्रीक्वेंसी पे वो गर्मी नहीं होगा और फूड जो तुमने उसमें रखा था उतने ही फ्रीक्वेंसी पे वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि पूरा बेक हो जाएगा। समझ गए? एक ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी है और वो ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बस फूड पे काम कर रही है और नीचे वाले बर्तन जो रखे थे उस बर्तन पे कोई काम नहीं कर रहा है ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट का बढ़ गया। जैसे उसमें जो चिकन रखा था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो गर्म हो गया, और जिसमें एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ा तो क्या वो उस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर पाएगा? नहीं, वो ऑक्सीलेशन ही नहीं करेगा। जैसे अगर तुम एक ऑक्सीलेटर देखे हो ना, अगर नहीं देखे हो तो मैं तुमको बता रहा हूँ, ऑक्सीलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो चीजों को ऑक्सीलेट कराता है। जैसे तुम गाड़ी जब रुकती है तो तुम देखते हो ऐसे ऐसे इंजन चालू करोगे तो ऐसे ऐसे हिलता है, ऑक्सीलेट करता रहता है, हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा। कोई भी गाड़ी है अगर उसके सस्पेंशन में देखोगे तो उसका सस्पेंशन ऐसे ऐसे हल्का हल्का दबता रहेगा, क्योंकि इंजन में तुम्हें पता है बहुत सारे सस्पेंशन होते हैं, पिस्टन होता है, बार बार जब पिस्टन चलता है तो गाड़ी को वाइब्रेट कराता है। अब सुनो क्या होता है, उसी गाड़ी के ऊपर जो वाइब्रेट कर रहा है, छोड़ो ऑक्सीलेटर छोड़ो, जो गाड़ी वाइब्रेट कर रहा था, तुम 4-5 ऐसे पत्ती लेके आओ, स्टील की ले लो, एल्युमिनियम की ले लो, प्लास्टिक की ले लो, और चारों पांचों पत्ती को एक पास ऐसे लाइन से बिछा दो। देखो उस 4-5 पत्तियों में से कुछ पत्ती जो होगी, एक आध पत्ती ऐसी हो सकती है, जो ब्लेड जो तुमने रखी वो एक आध ब्लेड ऐसे हो सकती है जो वाइब्रेट ही नहीं करेगा, और बाकी हो सकता है सबके सब वाइब्रेट करें। समझ रहे हो? क्योंकि जो तुम्हारे गाड़ी का वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज इनके फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गई है तो उनको तो वाइब्रेट कराएगी, और जिनकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं की है क्या उसको वाइब्रेट करा पाएगी? नहीं। वही बात है, अभी यहाँ पे हम वही चीज देखने जा रहे हैं, और इसी का एग्जांपल यूज करके बहुत सारी डेली लाइफ में चीजें, जैसे देखो किसी पुल से गाड़ी जा रही है, 4 गाड़ी गई, 5 गाड़ी गई, पुल नहीं टूटा, और एक छोटी सी बाइक चली जाएगी तो हो सकता है पुल टूट जाए। जरूरी ये नहीं है, जरूरी नहीं कि पुल कमजोर था और बड़ी सी एक कार गई तो नहीं टूटा। पता है क्या है रीजन? ये है कि वो बाइक गई तो बाइक से जो साउंड निकला, उस साउंड ने जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट की उस पुल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। जैसे मैच कर गई तो क्या हुआ? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का। समझ रहे हो? यही झूला देखो, यहाँ पे अगर मैच कर गई हमारी फ्रीक्वेंसी तो ऑक्सीलेशन बढ़ जाएगा, और ऑक्सीलेशन अगर बढ़ गया तो जो पुल धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था क्या तेजी से वाइब्रेट करेगा?
भाई बना तो कंक्रीट सीमेंट लोहे छड़ से ही है, इतना तेज वाइब्रेट करेगा तो ढह जाएगा, गिर जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे फोर्स ऑक्सीलेशन में ही आने हैं। एक एक करके इसमें हम इक्वेशन तो बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा इक्वेशन का, मगर हमें इक्वेशन रटने नहीं है। हमें मेन मुद्दा है जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाते हो, डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड का। इसमें दो ही चीज तुम्हें निकालनी होती है, डिस्प्लेसमेंट का और एम्पलीट्यूड का। ठीक है, तो पहले देखो क्या है। तुमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो तीनों तरह के ऑक्सीलेशन इसमें ऐड हो गए। पहला -kx, फिर डैम्प भी आ गया -bv, और उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स भी आ गया। और ये एक्सटर्नल फोर्स कैसा था? पीरियोडिक। कैसा था? पीरियोडिक। तो पीरियोडिक के लिए हमने ऐसे लिखा है इसको, F0 cos ओमेगा dt। ध्यान से समझना क्या है, kx माइनस वीवी प्लस F0 cos ओमेगा dt। ओमेगा डी का मतलब ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी है, जो तुम ड्राइव करा रहे हो, जो तुमने इस पे फ्रीक्वेंसी लगाई है वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा dt। और F0 क्या है? तो F0 वो फोर्स है जो टाइम 0 था तो जो तुमने अप्लाई किया। और cos साइन इसलिए आता है क्योंकि वो टाइम के साथ पीरियड जो है उसका बार बार आपस में क्या करता है? रिपीट करता है। तो ये यहां पे नेट फोर्स का इक्वेशन बनेगा। जैसे तुमने अभी F इज इक्वल टू -kx केवल किस में बनाया था? फ्री ऑक्सीलेशन में। और ये अगर हटा दो तो ये क्या डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का है फोर्स का इक्वेशन। और अगर फोर्स ऑक्सीलेशन होगा तो इसमें इतना टर्म और जुड़ जाएगा। समझ गए? अब इसको भी जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकता है? कैसे? m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये किधर आएगा तो कितना हो जाएगा? b dx बाई, अरे b भी है, b का जगह पे dx बाई dt। और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का F0 cos ओमेगा d इंटू में t इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व किया गया तो एक सोल्यूशन आया। यहां पे जो सोल्यूशन है बहुत बेसिक सा, सिंपल सा सोल्यूशन था। क्या था? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा डी t। ये d जो लिख रहा हूं ना, ये d नीचे है, ध्यान देना, ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी है, dt प्लस में कितना था? 5। ये बना हमारा नया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। पर इसमें ये a एम्पलीट्यूड जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड तुम्हें अभी मैंने बताया कि एम्पलीट्यूड का दो केस हो सकता है। या तो वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट कर रहा हो, या उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए? बढ़ जाए। दो केस होगा। तो पहले एम्पलीट्यूड होगा क्या? तो इसी इक्वेशन से एम्पलीट्यूड को अगर फाइंड आउट किया गया है तो एम्पलीट्यूड को सॉल्व करके निकाला गया है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बना है? तो F0 पुराना जो फोर्स था इनिशियली, जो F0 का मतलब वो फोर्स जो टाइम क्या था? 0 था, अपॉन बात नहीं, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, और ये पूरा किसमें था? रूट में। ये बना हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था। यही जो एम्पलीट्यूड तुम्हारा यहां से यहां चल रहा था, तुमने जब एक्सटर्नल फोर्स इस पे प्रोवाइड किया तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो चीजें बढ़ रही हैं उस एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया। इसमें ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से तुम चल रहे थे, और ओमेगा डी जो थी कौन सी फ्रीक्वेंसी थी? ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी थी, जो हमने उसको प्रोवाइड की है। अब तुम्हें यहां पे केस जो बनाना है, उस केस में तुम एम्पलीट्यूड से दो केस बनाओगे। केस नंबर फर्स्ट, अगर ओमेगा डी की वैल्यू मतलब तुम्हारी ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाए, किससे? ओमेगा से। सोच के देखो, तुम्हारी ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जाए ओमेगा से, उस केस में
बस तुम जानते हो क्या कर पाओगे, उसका एम्पलीट्यूड तुम चेंज नहीं कर पाओगे। वो जितना एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग बस रुक जाएगी। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ये झूला है, ये झूला अगर 10 मीटर तक जा रहा है, पहले इनिशियल बिना कुछ किए 10 मीटर तक जा रहा है, अब उसको 10 मीटर तक ही अगर जाना है तो तुम्हें उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है, तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी देनी है, ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी। और वो ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होनी है, ज्यादा। अगर ज्यादा हो गई तो उसको अभी भी कितने तक ही ले जाएगी वो, 10 तक, 10 से ज्यादा नहीं ले जा सकती। क्यों? क्योंकि ये झूला एक समय बाद से क्या होता, रुकता, डाई करता, डैम्प होता। तो तुमने एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको और दे दी, तुमने जैसे उसको फ्रीक्वेंसी दे दी तो क्या वो 10 का 10 बनाए रहा है, कांस्टेंट बना रहा, मगर क्या उससे ज्यादा जा पाया, नहीं। तो इसका मतलब उस केस में एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, जो पहले था वही बाद में। बट कौन सा केस हट जाएगा, कौन सा, ये बीच में साइन प्लस होता है, कौन सा केस हट जाएगा, डैम्प्ड वाला। और अगर ये डैम्प्ड का केस हट गया तो बस केवल एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, F0 रूट में m स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर इंटू अपॉन पूरे का होल स्क्वायर। क्यों ये हटा दिया, क्योंकि तुमने जो ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी लगाई है उसकी वजह से डैम्पिंग होना बंद हो गया। तो डैम्प कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब डैम्प कांस्टेंट की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा गायब, तो केवल ये बच जाएगा। क्या इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ये रूट है, देखो ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर को एम लिख दूं और इस पूरे होल स्क्वायर को केवल ये लिख दूं, रूट हटा दिया। समझ रहे इतनी बात? ये पहला केस है। दूसरा केस यही रेजोनेंस का है जो बताने जा रहे हैं। सेकेंड केस, अगर तुम्हारी ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी मैच कर गई किससे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, जो तुमने दिया है वो फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई, उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। इस केस में एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा डी के इक्वल होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F0 अपॉन में कितना, ओमेगा डी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर का पावर कितना है, अरे ये रूट है 1/2, हट जाएगा। ये पूरे का देखो ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, स्क्वायर दोनों का स्क्वायर, यहां से 2 कट गया। देन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F0 ओमेगा डी इंटू में बी। ये केस अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही है, ड्राइव इन से, इस केस में क्या बनता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस का केस यही है। और यही कहानी मैं तुमको तब से समझा रहा था। यहां पे अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसमें मैं 4 सामान रखा हूं, तो 4 में से 3 वाइब्रेट कर रहे हैं मगर एक नहीं कर रहा है। एक क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ओमेगा डी ओमेगा से मैच नहीं कर रहा है। तो नेचुरल जो उसका ऑक्सीलेशन है बहुत धीरे धीरे, तो हमको दिखाई थोड़े दे रहा है। जैसे पुल जो था तुम्हारे बाइक जाने से गिरा, क्यों, क्योंकि तुम्हारी बाइक के साउंड की फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर गई, उसके पुल से। तो क्या उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा पुल का, जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वो गिर जाएगा। और अगर तुम्हारी क्या ओमेगा डी की वैल्यू जो ड्राइव इन फ्रीक्वेंसी दी है वो ज्यादा है किससे, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो क्या पुल गिर पाएगा, नहीं। उस केस में वो ऑक्सीलेशन करेगा मगर उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज ज्यादा नहीं आएगा। समझ गए इतनी बात? यही केस होता है रेजोनेंस का, और इसी का यूज करके हमने माइक्रोवेव बनाया। माइक्रोवेव के केस में हम सेट कर देते हैं तो बर्तन गर्म नहीं होता है, क्योंकि बर्तन को ऐसे फ्रीक्वेंसी पे बनाया, जैसे तुम देखो कहीं पे बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है तो तुम देखो कुछ नहीं बजेगा तो एक शीशा वाइब्रेट करने लगेगा। अगर डीजे बज रहा है कहीं पे तो ग्लास वाइब्रेट करने लगते हैं, बाकी दीवार थोड़े करेगा। ये पंखा हो सकता है नहीं करे, ये नहीं करेगा, कोई भी चीज यहाँ पे बोर्ड लगाए नहीं करेगा। रीजन क्या है,
उसकी जो फ्रीक्वेंसी साउंड की थी उससे इस ग्लास पेन की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। समझ रहे हो? जैसे ग्लास पेन की फ्रीक्वेंसी मैच की तो पहले तो वाइब्रेट कर रहा था, मगर क्या उसका वाइब्रेशन से ऑक्सीलेशन जो भी हो रहा था क्या एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया? अब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो क्या वो हमें दिखाई देने लगेगा? हर एक चीज अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही है बट वो हमें नहीं दिख रहा है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। मगर कोई चीज जैसे हम बोल रहे हैं तो कोई चीज वाइब्रेट अगर हमारी आवाज से कर रही है तो उसका वाइब्रेशन तुम्हें दिखाई देने लगेगा, बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। यही केस कहलाता है रेजोनेंस का। समझ गए इतनी बात? रेजोनेंस क्या है? यहाँ पे साउंड के केस में तुम रेजोनेंस पढ़े होगे अगर 9th में तो बात समझ में आती, बट वहां पे इतना ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाया जाता। बट फिलहाल ठीक है, तुम यहाँ पे समझ गए हो, नोट कर लो फॉर्मूला। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इस पे कुछ है ही नहीं, बट तुम्हें रेजोनेंस समझना था। लिख लेना रेजोनेंस के लिए, व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, दैट केस इज कॉल्ड द रेजोनेंस। जल्दी करो। है बात नहीं। नहीं नहीं, ये ठीक है। अच्छा ये, हाँ इसको सॉरी। क्वेश्चन बोलना है, क्वेश्चन नोट करिए। हाँ रुके, नोट कर लो, जल्दी करो। बोले भाई। चलो क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा। इसमें बस टॉपिक आपको समझना था रेजोनेंस, इसलिए फोर्स ऑक्सीलेशन इसमें आया है। बाकी ये सब जो तुम सॉल्व किए हो डायरेक्ट लिखे हो, कोई फॉर्मूला आपके बुक में अगर देखोगे तो इतना लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, और न्यूमेरिकल भी आप देखोगे तो कहीं इस पे मिलना नहीं है। वो एक न्यूमेरिकल जो मैंने उसमें बताया था वैसे पे फॉर्मूला बनता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का, वो टॉपिक है। इसमें टॉपिक में बस रेजोनेंस पढ़ना था, तो रेजोनेंस समझने के लिए बस यही चीज समझना है, व्हेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे। 2-4 क्वेश्चन कर लो थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर के जो भी है। देखिए
पहला क्वेश्चन है, इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड, if the same weight is suspended from a three spring, तीन स्प्रिंग है, 3 spring having a length 1:3:5, having a length 1:3:5, then the period of oscillation in the ratio of ऑप्शन लिखिएगा 1:3:5, 1:3:5, 15:5:3, 1:1/3:1/5. किसके बीच का पूछा है? टाइम पीरियड का ना, और उनके लेंथ का रेशियो गिवन है, हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग का? T इज इक्वल टू 2 पाई M बाई K। तो M रखते हैं क्या? L बाई K। बात सुनो ध्यान से, यहां पे L आता है इक्विवेलेंट वाला केस, कट जाता है ना वहां से वो वैल्यू पूरी, फिर यहाँ नीचे के इक्विवेलेंट रखते हैं, के इक्विवेलेंट में भी वैल्यू आती है। L बाई के याद रखो, L जो है बस यही हमें दिया है, के कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं? टाइम पीरियड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट L, यही है। अब टाइम पीरियड 3 है, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3, यही है ना, और एक का लेंथ 1 है, एक का 3 है और एक का 5, तो क्या टाइम पीरियड रूट में है तो वो भी रूट में ही जाएगा। नेक्स्ट, बोले। A body is executing SHM. A body is executing SHM when the displacement from the mean position is a 4 centimeter and 5 centimeter. Mean position is 4 centimeter and 5 centimeter. The value of corresponding velocity 10 centimeter per second. 10 centimeter per second corresponding velocity 10 centimeter per second and 8 centimeter per second 8 centimeter 8 है 8 centimeter per second. Then the time period of the body is ऑप्शन लिखिएगा 2 पाई by 2 पाई एंड 3 पाई by 2, 4 ऑप्शन है, सेकेंड में है, ये टाइम पीरियड है।
सब सेकंड में है। बताइए, एक बार कितना जा रहा है 4 और एक बार कितना जा रहा है 5, एम्पलीट्यूड उसका। दोनों केस में टाइम दे रखा है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्या निकल जाएगा ओमेगा। ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है ना, सॉल्व करो। है ओमेगा आया किसी का? किसी का भी नहीं है? जल्दी करो, बताओ कितना आ रहा है। तो इक्वेशन बनाने वेलोसिटी के फॉर्मूले में वहां से किसी भी तरह से ओमेगा निकाल लो। 2 अननोन क्वांटिटी होगी, एक ए होगा एक ओमेगा होगा। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन क्वांटिटी, क्या ओमेगा। तो 2 आ रहा है तो आंसर बताओ। 2 पाई पाई, हाँ ठीक है, पाई सेकेंड ही आ रहा है, पाई सेकेंड ही आ रहा है। एक बार डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वेलोसिटी बताओ, ध्यान से सुनो इधर। एक 2 वेलोसिटी है, उसके पास 10 और 8, यही है। 10 कब हो रहा है, जब 4 है, और 8 कब हो रहा है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे लिख सकते हैं, सही होता है ना। पहले वाले में वेलोसिटी कितनी है, जब 4 था तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और दूसरे वाले में कितनी हो रही है 8, कितना है ये ए स्क्वायर माइनस 25, 4 से 5 है ना। अब सुनो, 2 इक्वेशन 2 अननोन क्वांटिटी, क्या दोनों को डिवाइड कर ले तो क्या ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, क्या ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितना होगा 10/8, ओमेगा से ओमेगा कट गया, ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन, पूरे के लिए रूट लगा दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दें तो क्या रूट हट जाएगा। पहले तो इसको काट लो 2 से, 25 और नीचे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16, ए स्क्वायर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सोलह का स्क्वायर कितना होता है, 25 में से 16 जाएगा तो, और 625 में से 256 जाएगा तो, माइनस कर लो, बताओ भाई। हाँ 369,
यही होगा, कॉमन हो जाएगा क्या 9? 9 कॉमन हो जाएगा, अरे हो जाएगा। 41 होगा, तो 41 तो किसी का होता नहीं परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, डायरेक्ट वही कह रहे हैं, ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, मिल गई 41। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में। फर्स्ट में रखते हैं 10 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू है कितनी, -16। कितना होगा, 11 से 6 गया 5, 2 25 होगा। देन 10 इज इक्वल टू ओमेगा 5 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ओमेगा मिल गया। देन t इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू 2, 2 से 2 कट गया, टाइम पीरियड कितना है 5। समझ गए हो, नोट कर लो, क्वेश्चन करेंगे अभी कल भी, फिर आगे चलेंगे नए चैप्टर पे। वेव पे